बहू के मायके के सभी लोग रसोई में खड़े हुए हैं। अचानक से विनीता जी को प्यास लग जाता है। वह पास में ही दीवार पर टंगे हुए आरओ से पानी भरकर पीने लगी। अपनी सास को आरओ का पानी पीते हुए देखकर के विनीता जी की बहू उन पर ताना मारते हुए कहती है, अरे मां जी, तुम कब से आरओ का पानी पीने लगी? तुम तो वैसे भी गांव में नल का पानी पीती हो और इधर भी नल का ही पानी पीती थी। तुम्हें तो आरओ के पानी का स्वाद भी नहीं पता। बेटा, अचानक से खांसी आ गई, पास में पानी नहीं दिखा तो इसी में से पानी भरकर पी लिया। मां जी, यह पानी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो अपना नल का पानी ही पिया करो। कहीं तुम्हें मेरे पास रहते हुए आरओ के पानी पीने की आदत पड़ गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब तो पिताजी पैसे भी नहीं कमाते हैं। हम लोग ही इधर से तुम्हें खर्च के लिए कुछ पैसे भेजते हैं। हम तो तुम्हारे लिए उधर आरओ नहीं खरीद पाएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है और तुम्हारी आरओ खरीदने की औकात नहीं है, इसीलिए नल का ही पानी पियो। रसोई में खड़े हुए बहू के मायके वाले शिल्पी की बात सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं। विनीता जी को बहुत बुरा लगता है। विनीता जी की आंखों में आंसू आ गए, वह अपने कमरे में आ गई। दरअसल कुछ दिन पहले ही विनीता जी अपनी बहू बेटे के घर आई है। बहू बेटे के घर का गृह प्रवेश है, साथ ही साथ दिवाली है। बेटे ने जबरदस्ती विनीता जी और अपने पिता को अपने घर बुला लिया है। नया घर खरीदा है, वह अपने बहू बेटे के घर आ गई है। बेटा उनके आने से बहुत खुश है, लेकिन बहू बात बात पर अपनी सास की बेइज्जती कर देती है। उनको गांव की बोलती है, पहनने से लेकर बातचीत तक टोकती रहती है। तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम तो हमेशा गांव में रही हो, ना तुम्हें शहरों का रहन सहन आता है, ना शहरों की भाषा आती है। इधर आकर के गांव की भाषा बोलती हो तो बिल्कुल गंवार लगती हो। बहू विनीता जी से घर में काम तो करा लेती थी, लेकिन कुछ चीजों के लिए सख्त मना किया हुआ था कि तुम आरओ का पानी नहीं पियोगी, क्योंकि तुम्हें इसको पीने की आदत नहीं है। तुम तो नल का पानी भी पी सकती हो, क्योंकि गांव में कौन सा तुम्हारे लिए आरओ लगा है। मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में नहीं आओगी, मेरे कमरे की किसी भी चीज को नहीं छुओगी। उसे अपने शहर के रहन सहन और पहनावे ओढ़ावे पर बहुत घमंड था। एक दिन तो विनीता जी के पहनावे पर बहू ने ये तक कह दिया था कि तुमसे अच्छे कपड़े तो मेरे ऑफिस की झाड़ू लगाने वाली पहनती है। विनीता जी अपने बेटे से अपनी बहू की कोई भी बात नहीं कहती है। उन्हें लगता है कि बेटे ने इतनी खुशी खुशी बुलवाया है तो वह खुशी खुशी से रहकर अपने घर वापस चली जाए। कमरे में बैठी बैठी विनीता जी उन यादों में खो जाती है जिस दिन उनके बेटे का फोन आया था अपने पास बुलाने के लिए। विनीता की रसोई में खाना बनाते हुए अपने पति अशोक जी को आवाज देते हुए कहते हैं, अगर आपका योग हो गया हो तो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाए, मैंने रोटियां सेक ली है आपके लिए, आकर के खाना खा लीजिए। बस भाग्यवन, थोड़ी देर और तुम तो बहुत जल्दी खाना बना लेती हो। अभी 20 मिनट पहले ही तो रसोई में गई थी, इतनी जल्दी क्या बना लिया? कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ रोटी और दाल ही खिलाने वाली हो, उसके साथ सब्जी ना दो? आप भी ना हमेशा ऐसी फालतू की ही बातें करते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको सिर्फ दाल के साथ रोटी खाने को दी हो? हमेशा आपके लिए दाल के साथ एक सब्जी भी बनाई है। मुझे पता है आपको सूखी सब्जी बहुत पसंद है। अशोक जी और विनीता जी दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद विनीता जी रसोई में बर्तनों को साफ कर ही रही है कि तभी उनके बेटे राहुल का फोन आ गया। अपने हाथों को पानी से दूर कर साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए विनीता जी फोन को उठाती हैं। दूसरी तरफ से बेटा कहता है, माँ कैसी हो? और पापा ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है पापा टाइम से खाना खा लेते हैं। 7 बजे तक हम दोनों खाना खाकर सारे काम धाम से फ्री हो जाते हैं। हाँ माँ, आपका अच्छा है, छोटे शहरों की यही तो खासियत होती है, जल्दी से सारे काम धाम करके 9 बजे तक सोने के लिए चले जाते हैं। पर हमारे जैसे महानगरों में तो 9 बजे के बाद शाम शुरू होती है। 12 तक सोते हैं, आपकी तो 12 बजे तक आधी नींद हो जाती है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, तभी तो शहरों के लोगों को सुबह भी लेट उठने की आदत होती है। ओहो माँ, आप तो फिर से ताने देने लग गए। मैं तो आपको बताना ही भूल गया किस वजह से मैंने आपको फोन किया था। माँ, मैं इधर हैदराबाद में ही अपना एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीद रहा हूँ। सोच रहा हूँ दिवाली से पहले उसका गृह प्रवेश कर लूँ, तो आपको और पिताजी को गृह प्रवेश में आना है। बेटा, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, 20 दिन बाद दिवाली है, घर की साफ सफाई भी करनी पड़ती है। तुम ऐसा करो, पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर दिवाली के बाद का कोई मुहूर्त निकलवा लो, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर तुम्हारे पिताजी पापा भी बोल रहे थे कि उन्हें कहीं पास कहीं के ही गांव में 4 दिनों के लिए सत्संग सुनने के लिए जाना है।
अरे माँ, पिताजी का सत्संग तो हमेशा ही चलता रहता है। क्या एक बार अपने बहू बेटे के घर नहीं आ सकते हैं? ये काम तो उनकी पूरी जिंदगी से चलते आ रहे हैं। क्या अपने बेटे के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? और माँ, जब आप लोग गृह प्रवेश में आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ दिवाली में सिर्फ 4 दिन का ही फर्क रहेगा, तो आप लोग दिवाली भी हमारे साथ इधर ही मनाएगा। अरे बेटा, अगर हम तुम्हारे साथ उधर दिवाली मनाएंगे तो इधर घर में दिया कौन जलाएगा? कौन भगवान की पूजा करेगा? कौन उनको प्रसाद चढ़ाएगा? हमारे घर के भगवान जी तो भूखे प्यासे ही बैठे रहेंगे। माँ, आप ताऊजी को बोल देना, वह दिवाली वाले दिन घर में दिए जला देंगे और भगवान को भोग भी लगा देंगे। लेकिन अब आप लोग हमारे पास दिवाली इधर ही मनाएंगी। क्या इस घर को आप अपना घर नहीं मानती हैं? ये भी तो आपके बेटे का घर है। जब इधर घर हो गया है तो एक बार हमारे साथ दिवाली मना लीजिए। घर पर तो हर साल ही मानती है। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा को आने दो, उनसे बात करके ही मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। राहुल माँ पर जोर देते हुए कहता है। मैं आप लोगों के आने की टिकट बुक करवा रहा हूँ। और राहुल फोन को काट देता है। कमरे में न्यूज को पढ़ रहे अशोक जी से विनीता जी कहती है, बेटे, बहू ने हैदराबाद में अपना एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है और गृह प्रवेश में हम दोनों को बुला रहे हैं और दिवाली पर भी कह रहे हैं हमारे साथ ही इधर दिवाली मनाना। अशोक जी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है कि हमारे बेटे ने हैदराबाद में घर खरीद लिया, लेकिन दिवाली के समय हम कैसे जा पाएंगे? घर पर भी तो दिवाली माननी होगी। चलो कल बेटे से इस बारे में बात करेंगे। सुबह उठकर अपने बेटे से इस बारे में बात करते हैं तो बेटा अपने पापा की बात सुनने से पहले ही कह देता है, पापा, मैंने मम्मी का और आपका टिकट करवा दिया है। आप लोग आ रहे हैं। अब जब टिकट करवा दिया है तब तो बेटा हमें आना ही पड़ेगा। अपने बेटे की बात सुनकर के अशोक जी निरुत्तर हो जाते हैं। पास में बैठी हुई विनीता जी कहती हैं, आप बेटे बहू के पास जाने से इतना क्यों कतराते हैं? आखिर वह हमारा बेटा है, हमने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है और वह हमें अपने पास इतने प्यार से बुला रहा है, तो फिर हमें जाने में हर्ज ही क्या है? आज देखो, हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा है, अपने दम पर घर खरीद रहा है। हमें तो इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। मैंने कब कहा कि मुझे खुशी नहीं है? भाग्यवान, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैं हमेशा छोटे शहर में रहा हूँ। यहाँ की तो हर गली मुझे पता है, हर कोई मुझे जानता है, पर बड़े बड़े शहरों में तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है। इसीलिए मेरा कहीं जाने का दिल नहीं करता, अपने घर में ही रहने का करता है। और फिर इधर भी तो हम कितने आराम से हैं, हमें क्या कमी है? दोपहर का खाना होने के बाद विनीता जी अपनी बेटी रोहिणी को फोन करती है। रोहिणी कहती है, राहुल का फोन आया था, उसने हैदराबाद में ही बहुत बड़ा घर लिया है और गृह प्रवेश कर रहा है। फोन तो आया था, पर आपको तो पता है माँ, मेरे ससुराल में बूढ़े सास ससुर है, बच्चों के एग्जाम भी हैं। उस समय पर देखो, अगर टाइम मिलता है तो आ जाऊंगी, नहीं अगर व्यवस्था नहीं बन पाई तो मन मेरा आना बहुत मुश्किल है। ठीक है बेटा, कोशिश करना आने की, बहू बेटे को अच्छा लगेगा। ठीक है माँ। हफ्ते भर बाद विनीता जी और अशोक जी अपने बहू बेटे के घर के लिए निकल गए। राहुल अपने माता पिता को स्टेशन घर लेने के लिए पहले से ही आ गया था। विनीता जी कहती है, सच में हमारा बेटा बहुत अच्छा है जो हमारा इतना ख्याल रखना है। लेकिन बहू की बात आते ही उनके मन में थोड़ी सी खटास आ जाती है, क्योंकि बहू के व्यवहार से उन्हें लगता है कि बहू उन्हें अपना मानती ही नहीं है। बेटे का फ्लैट दूसरी मंजिल पर है। विनीता जी और अशोक जी अपने बेटे के घर पर पहुंच गए। अशोक जी की ट्रेन सुबह सुबह की हैदराबाद पहुंच गई थी। बेटा तो उन्हें स्टेशन लेने आ गया था, लेकिन बहू अभी तक अपने कमरे में ही सो रही थी। और फिर आज संडे का भी दिन था, तो बेटे के ऑफिस की छुट्टी थी, तो इस दिन बहू कुछ देर से ही सोकर उठती थी। बेटा अपने माता पिता के लिए चाय नाश्ता लेकर आता है। थोड़ी देर में बहू भी जाग गई। फॉर्मेलिटी के लिए अपने सास ससुर के आकार के पैर छूती है और वापस से अपने कमरे में जाकर बचे कुछ काम निपटाने लगी। बहू को अपनी नौकरी का कुछ ज्यादा ही घमंड था। वह अपनी सास को गांव की गवार समझती थी। उसे लगता था वह तो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, इतने बड़े शहर में जॉब भी करती है, इसीलिए वह अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। सास के साथ इस तरह से व्यवहार करती थी जैसे घर में वह अपनी कामवाली के साथ व्यवहार करती थी। इससे ज्यादा वह कुछ भी नहीं समझती। बेटा अपना सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में ही रहता, लेकिन बहू का ऑफिस जल्दी खत्म हो जाता था। वह दोपहर के 3 बजे ही घर आ जाती। घर जाकर ना ही तो अपनी सास से बात करती, ना ही उनके पास बैठती, अपने कमरे में चली जाती।
हाँ, अगर कोई घर का काम करना होता तो अपनी सास को जरूर ऑर्डर कर देती थी। माँ जी जरा चाय बना दीजिए, आज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। कभी आलू के पराठे बना दीजिए, मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। इसी तरह से करते करते रसोई की सारी जिम्मेदारी बहू ने विनीता जी को दे दी। पूरे 10 दिनों में विनीता जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अशोक जी विनीता जी से कहते हैं, विनीता तुम घर पर तो सारे काम करती ही हो, इधर अपने बहू बेटे के घर पर आई हो तो कुछ दिन आराम से रह लो, कुछ दिन बहू के शौक पूरे कर लो, बाकी तो हमें पूरी जिंदगी अकेले ही रहना है तो अकेले ही काम करते रहोगी। क्या करें, अब बहू नौकरी पैसा है तो बहू के साथ काम में हाथ बटाना ही पड़ेगा। बेचारी पूरे दिन काम करके थक कर आती है। विनीता जी अपनी बहू के बारे में इतना कुछ सोचती थी, लेकिन बहू अपनी सास के बारे में जरा भी नहीं सोचती। एक दिन विनीता जी सुबह सुबह सोकर उठी तो बहू की तेज तेज बोलने की आवाज सुनाई देती है। बहू उनके बेटे से झगड़ते हुए कह रही है, तुम्हें अपने माता पिता को इतनी जल्दी बुलाने की क्या जरूरत थी? अभी तो हमारे गृह प्रवेश में पूरे हफ्ते का समय था और तुमने उनका 10 दिन पहले बुला लिया। अरे 1 दिन पहले बुला लेते, उतने से भी काम चल जाता। तुम्हारे मम्मी पापा के आने से घर में मुझे बहुत बंधन हो जाते हैं। बेटा कुछ कहता उससे पहले ही अशोक जी अपनी पत्नी को चाय के लिए आवाज लगाते हैं। आवाज सुनकर घर में एकदम से चुप्पी छा गई। कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन विनीता जी को अपनी बहू की बात दिल में बहुत खटक गई। बेटी ने तो इतने मन से बुलाया है, लेकिन बहू को मेरा अपने बेटे के घर पर 15 दिन रुकना भी गवारा नहीं है। चाय बनाकर विनीता जी अपने पति के पास आती हैं और अपनी बहू की सारी बातें भी उनको बताते हैं। अशोक जी को भी अपनी बहू की बातें अच्छी तो नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करें, अब आए हैं और बेटे ने दिवाली के बाद का ही जाने का रिजर्वेशन करवाया है, तो वह तब तक तो हम जा नहीं सकते हैं। दूसरे दिन बेटे के घर का गृह प्रवेश है। सारे मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। बहू के मायके से सभी लोग आए हैं, साथ ही साथ ऑफिस के और आज पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। विनीता जी को बहुत तेज प्यास लग रही थी। वह रसोई में जाकर आरओ से पानी भरने लगे, तब तक बहू रसोई में आई और अपनी सासू माँ पर चिल्लाते हुए बोले, अरे मां जी, तुम कब से आरओ का पानी पीने लगी? तुम तो हमेशा से नल का पानी पीती थी। तुम मत पियो आरओ का पानी, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। आपको आदत नहीं है इतने साफ सुथरे पानी को पीने की, और आपकी तो औकात भी नहीं है आरओ के पानी को पीने की। इधर 4 दिन पी भी लेंगी तो उसमें क्या हो जाएगा? गांव में तो वापस जाकर आपको नल का पानी ही पीना है। विनीता जी के हाथ में पानी का भरा हुआ गिलास है, लेकिन अब वह उनको उसे पानी को पीने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सारी प्यास भूख प्यास सब कुछ गायब हो गई हो। पानी के गिलास को वह किचन की स्लैब पर ही रखकर कमरे आकर बैठ गई। तभी उनके कानों में उनके पति की आवाज पड़ती है, जिसे वह अपने विचारों से बाहर आती है। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी गुमसुम सी क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? अच्छा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, बहुत तेज प्यास लग रही है। अपने पति की बात सुनकर विनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहती है, अब मैं रसोई में पानी लेने के लिए नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पीना बहू की रसोई का पानी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? विनीता जी अपनी बहू की सारी बात अपने पति को बता देती है। तभी विनीता जी का बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ अपने माँ बाप की सारी बातों को सुन लेता है। उसे अपनी पत्नी की बातों को सुनकर के बहुत बुरा लगता है कि मैं तो कितनी खुशी के साथ अपनी माँ को घर बुलाया था, लेकिन मेरी पत्नी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर वह पैसे कमाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरी माँ की बेइज्जती करेगी। अरे तुम्हारा पति पैसा कमाता है तो मेरी माँ का बेटा भी तो पैसा कमाता है, उसका भी तो मैं कुछ हूँ। अगर तुम्हारे लिए मैं करोड़ का घर खरीद सकता हूँ तो क्या अपनी माँ के लिए कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकता? दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ बेटा सोच लेता है कि वह अपनी पत्नी को इस बात का सबक सिखाकर रहेगा, और जितना भी उसने मेरी माँ का अपमान किया है उसके लिए भी उसे माफी मांगनी पड़ेगी। यह अच्छा नहीं किया है शिल्पी ने, और मेरी माँ ने भी मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। खैर अब मुझे पता चल गया है तो अब मैं अपनी माँ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। गृह प्रवेश का सारा फंक्शन बहुत अच्छे से निपट गया। अब दिवाली का त्योहार भी नजदीकी था। रोहन अपनी माँ से दिवाली वाले दिन कहता है, माँ दिवाली पर मुझे बोनस मिला है। जब से मेरी नौकरी लगी है मैंने आप लोगों के लिए कभी कुछ नहीं खरीदा है। आप बताओ आपको क्या लेना है, वही मैं आपको दिला दूंगा। विनीता जी अपने बेटे से, कितनी है बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोहन जिद करने लगता है
और कहता है, माँ ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक नया आरओ खरीदा है और यह गांव के घर वाले एड्रेस पर ही आ जाएगा। आप लोग जब तक पहुंचेंगे तब तक ये घर पहुंच जाएगा और इसको इंस्टॉल भी कंपनी का एक आदमी आकर कर देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मैंने साथ ही साथ आपके लिए एक वॉशिंग मशीन भी ऑर्डर कर दी है। सर्दी का मौसम आने वाला है, आपको हमेशा हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, आपके लिए आराम हो जाएगा। पास में बैठी है शिल्पी ने जब अपने पति की यह सारी बातें सुनी तो गुस्सा करते हुए बोली, क्या जरूरत है इतना कुछ दिलाने की? क्यों इन पर अपना फालतू का पैसा खर्च कर रहे हो? आराम से गांव में रह तो रहे हैं और इन्हें आरओ की पानी पीने की कहाँ आदत है, और वॉशिंग मशीन की तो उन्हें जरूरत भी नहीं है। तुम क्यों फालतू का खर्च कर रहे हो? चुप करो शिल्पी, रोहन ने चिल्लाते हुए कहता है। आरओ के पानी को पीने की आदत तो तुम्हारी भी नहीं थी, तुम भी तो एक गांव से आई, तुम्हारे घर में कौन सा आरओ लगा है? अभी 2 साल से तुम्हें आरओ का पानी पीने की आदत पड़ गई है, तो तुम ऐसे दिखाती हो जैसे तुमने तो बचपन से ही आरओ का पानी पिया हो। और मेरी माँ को भी आरओ का पानी पीने की आदत पड़ जाएगी जब घर पर लग जाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है जो तुम करती हो वह क्या मन नहीं कर सकती है? और यह मेरे पैसे हैं, मुझे कैसे खर्च करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। रोहन की बात सुनकर शिल्पी कुछ नहीं कहा पाई, अपने पैरों को पटकते हुए कमरे में चली गई। आशा जी और उनके पति अपने बेटे को एकटक देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे ने आरओ ही क्यों ऑर्डर किया है। उन्हें शक हो गया था कहीं ना कहीं उनके बेटे ने उनकी बातें सुन ली है। रोहन अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ आप इतने दिन से घर में आई है और शिल्पी आपको आरओ का पानी नहीं पीने दे रही है, आपको टंकी का पानी पीने के लिए कहती है। और आपने एक बार भी मुझसे नहीं कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अपने बेटे की बातों को सुनकर के विनीता जी उसे गले से लगा लेती हैं और कहती है, बेटा तेरे जैसा बेटा हो तो मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तूने मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तेरे जैसा बेटा हर किसी को दे। इतना कहकर विनीता जी और अशोक जी अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।